नमस्कार, जिंदाबाद साथियों। आज हम हैं अनूपपुर में और हम बात करने वाले हैं शशि जी से। शशि जी, संविधान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप हमें आपके बारे में कुछ बताइए। मैं मूलतः में टीचर परिवार से हूँ। मेरे बड़े पापा, पिताजी सब लोग जो है शासकीय सेवा में शिक्षक में रहे और धीरे धीरे उन्हीं के साथ में ही और बहुत सारे अखबारों में भी मैं रहा, काम किया होने की वजह से 97 से निरंतर काम करता चला आ रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों, हमारे देश के बुजुर्ग और हमारे परिवार के भी बुजुर्गों का मानना रहा है, जैसे कि बुजुर्ग भैया हैं कि हमारे अग्रज के रूप में हैं, पूरा बचपन इनके साथ के सानिध्य में बीता है। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य ये रहता है कि अपन किसकी कितनी मदद कर सकते हैं, मूल उद्देश्य अपना ये है। और उसी उद्देश्य के चलते निरंतर 97 से हर दिशा में काम करने का प्रयास करता हूँ। चाहे गाँव में कोई समस्या है तो उसको शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के समक्ष पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रखना, उस समस्या का समाधान कराना। अभी तक हम लोग 8-10 ऐसे साथी हैं, हम लोगों ने लगभग 40-50 गाँव को, जहाँ छोटी छोटी रोड की समस्या, पानी की समस्या, दीगर समस्या है, उनका निराकरण कराने में थोड़ा बहुत प्रयास किया। तो अपन पूरी तरह शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखे हैं, जिसमें अपन को काफ़ी लाभ मिला है और उससे गाँव वालों को, ग्रामीण अंचलों का विकास हुआ। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप और आपके साथी जो गांव में सड़क और जो अदर जो सुविधाएं हैं उसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ग्राम पंचायत से आप किस तरीके से संबंध रखते हैं, किस तरीके के काम करते हैं? मेरा बचपन से एक चीज़ मानना है, और मैं चूँकि हम लोग जब पढ़ते थे 6वीं 7वीं में थे, तब से हम लोग को 10-15 साथियों का समूह है और हम लोगों का एक माह का संडे या कि छुट्टी का दिन ये हम लोग का फिक्स रहता था कि आज जमड़ी जाना है, कि किरर के जंगल जाना है, कि छीरा पत्थर के जंगल जाना है। तो ऐसे वनांचल हिस्सों में अपन लोग जाते थे, घूमते थे और वहाँ जो भी चीज़ें देखते थे, जो समस्या है उसको लिखते थे और लिखने के बाद डॉक्यूमेंट तैयार करके, उस समय ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चलती थी, तो वो बनाते और प्रशासन और जनप्रतिनिधि के साथ रखते थे। जिससे कि इसके अलावा गांव में छोटी छोटी समस्या ग्रामीणों की होती है, किसी की बहू की डिलीवरी है, किसी को बुखार है, किसी को गरीबी रेखा में नाम नहीं है, किसी को कोई परेशानी है, तो धीरे धीरे संपर्क होने से अब इतना हो गया है कि शहडोल संभाग में अधिकांशतः जगहों में, चाहे अनूपपुर जिला हो, शहडोल हो, उमरिया हो, इवन छत्तीसगढ़ तक में संपर्क है कि कहीं भी कोई दिक्कत किसी को होती है तो वो, या कोई घटना होती है तो वो संबंधित डिपार्टमेंट को बताने की जगह हम लोगों को बताते हैं। हम लोगों को बताने का उद्देश्य उनका ये रहता है कि हम भैया को बता दिए, मतलब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और स्थायी हो जाएगा। और फिर अपन उसको पूरी जांच पड़ताल करने के बाद प्रशासन के समक्ष, जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखते हैं, जिससे कि एक अच्छा रास्ता निकल के उनकी समस्याओं का समाधान होता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने वन क्षेत्र जो है उसमें काफ़ी काम किया ये है, मेरा 2 प्रमुख विभाग है। विभाग तो सभी हैं, तो चाहे विभाग हो, जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र हो, लेकिन 2 विभाग की ओर विशेष इंटरेस्ट है, जिसमें एक है पुलिस विभाग। मैं निरंतर 1996 से निरंतर पुलिस की फोटोग्राफी कर रहा हूँ। कहीं भी कोई घटना होती है, अब तो जिला अलग हो गया, नहीं पूरे ज़िले में कहीं भी कोई गंभीर घटना होती थी तो फोटोग्राफी करने के लिए मैं ही जाता हूँ। अब 96 से अभी तक में नहीं तो मैं 10 से 12 हज़ार डेड बॉडियों की फोटो खींच चुका हूँ। पिछले एक माह में ही अभी 28 से 30 डेड बॉडियाँ विभिन्न तरह की घटनाओं में, मर्डर है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है, उनमें हुए, उसमें मैं फोटोग्राफी काम करता हूँ। दूसरा एक डिपार्टमेंट मेरा मतलब बचपन से रुचि के कारण है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निरंतर जुड़े रहने से कहीं भी कोई अपने ज़िले में क्या, छत्तीसगढ़ में भी, एमपी में भी कहीं भी कोई वाइल्ड लाइफ आया, नया आया, चाहे हाथी आया हो, टाइगर आया हो, तेंदुआ दिखा हो, भालू दिखा हो, या भालू का मूवमेंट है, तो खबर लगती है। तो उसमें इंटरेस्ट से मैं स्वयं
विभाग पर या किसी उस पर वो नहीं करता। मैं स्वयं अपने साधन जितने भी टाइम खबर लगी, कान में मोबाइल के माध्यम से या किसी माध्यम से खबर लगी, और खबर लगने के तुरंत बाद चाहे मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं स्थल पर जाने का प्रयास करता हूँ और स्थल में पहुँच के पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद में अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बताता हूँ। और इसी तरीके से पिछले 2007 से हमारे अनूपपुर ज़िले में निरंतर छत्तीसगढ़ की ओर से हाथियों के आने की हाथी आते हैं। कभी एक बार 16 हाथी, फिर 18 हाथी, फिर 42 हाथी, फिर 5 हाथी, इस तरीके से लगभग अपने यहाँ लगभग 110 हाथी अभी 97 से अभी तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है आ चुके हैं। उसमें से कुछ हाथी वापस छत्तीसगढ़ चले गए हैं, कुछ हाथी के बांधवगढ़ चले गए हैं, जिसके कारण से बांधवगढ़ में जेतहरी और कोटमा की ओर से हाथी गए, जो अभी बांधवगढ़ एरिया में लगभग 72 हाथी हैं। हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपने अनूपपुर ज़िले में 2 हाथियों का रेस्क्यू हम लोगों ने सबके सौजन्य से किया। बांधवगढ़ की रेस्क्यू टीम के माध्यम से 2011 में चचाई में एक हाथी का अकेले विचरण करते हुए अनूपपुर ज़िले में आ गया था, तो उसका रेस्क्यू किया, जिसको कि रामनवमी के दिन वो मिला था, तो उसको रामा करके नाम उसका रखे। बांधवगढ़ का इस समय सबसे प्रिय हाथी है। उसमें अपने देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो वीआईपी हैं वो उसमें बैठ के और जंगल की सैर किए हैं। दूसरा अभी रेस्क्यू 24 फरवरी को हमारे जेतहरी रेंज के बोगरी बीच में है, वो किया गया है। वो हाथी 30 से 35 वर्ष का रहा है, जिसका कि छत्तीसगढ़ वालों ने त्रिदेव नाम रखा था। एक तरह से वो 2017 से अपने ज़िले में आता रहा, और वो जो है उसका काम ग्रुप के हिसाब से उसका काम वो जो है सिर्फ सर्वेयर था, वो एरिया देखता था। वो जिस ग्रुप का है उस ग्रुप में वर्तमान सभी 49 हाथी के लगभग हैं, जो छत्तीसगढ़ के कटघोरा जिले वन मंडल के केंदई रेंज में हैं, जिसमें से कि एक हाथी 1 फरवरी को ग्रामीणों ने अपने घर की सुरक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए घर के आसपास हाथियों का प्रवेश न हो, इस चक्कर में करंट लगाया था, जिससे कि करंट की चपेट में एक हाथी, नर हाथी अपने यहाँ कांसा गांव एक है अनूपपुर वन परिक्षेत्र का, वहाँ एक्सपायर हो गया था। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार करके वन विभाग ने न्यायालय भेजा, पेश किया है। और अभी आज फिर एक सूचना आ रही है कि 5 हाथियों के समूह के एक हाथी एक्सपायर हो गया, एक हाथी को जतेहरी में रेस्क्यू कर लिया गया और एक हाथी को जयसिंह नगर में रेस्क्यू करके एक को बांधवगढ़ में, एक को कान्हा में रखा गया। अभी आज ही सुबह एक सूचना आई है कि छत्तीसगढ़ के कटघोरा के केंदई एरिया से 2 हाथी कोरिया जिले में प्रवेश किए हैं, जो कोरिया जिले से मरवाही वन मंडल के बॉर्डर में है। और ये भी वही हाथी है जो 5 हाथियों का के समूह के सदस्य हैं, और ये उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से पहले वो 5 हाथी आए थे। तो क्या क्या होता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, उसमें भी जैसे व्यक्ति के पास अलग जिम्मे आप वकालत कर रहे हैं, मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, इसी तरीके से जानवरों में रहता है। मादा जो जानवर रहेगी, जैसे अपन अपने घर की महिलाओं बच्चियों को अकेले बाहर नहीं जाने देते, उसी तरीके से वन्य प्राणियों में भी जो मादा होती हैं तो वो समूह के साथ रहेंगे। लेकिन नर जैसे अपने यहाँ भैया भी बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, अपना भी काम करेंगे, नहीं है तो बिना मतलब के भी घूमने जाएंगे, है ना। अब भैया को छूट रहेगी लेकिन दीदी को नहीं रहेगी। उस तरीके से जानवरों में भी होता है। और जानवर में अधिकांशता जैसे हाथियों में जो मुखिया होगा वो उस समूह में जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज मादा होगी उस समूह की मुखिया मतलब रानी होगी, और वो फिर आदेशित करेगी कि तुमको तो मैं ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग बांटेगी। त्रिदेव एक ऐसा हाथी था जो निरंतर 2017 से अपने यहाँ घूम रहा। उसका काम ही जैसे छत्तीसगढ़ वाले भी बताते हैं, तो वो जो है उन्होंने सिर्फ सर्वे का काम करता था कि मेरा ये जो दल है इस जगह में बहुत दिन नहीं ठहर सकता, कि इसको ऐसी कौन सी अच्छी जगह मिल जाए जहाँ इस दल को अपन ले जा सकें। इस चक्कर में वो पूरे अनूपपुर
छत्तीसगढ़ में तो वही है, छत्तीसगढ़ में झारखंड, आंध्रा, तमिलनाडु, कई कई राज्यों से हाथी आके और अपना रहवास बनाते हैं, जो धीरे धीरे अपने यहाँ आ जाते हैं। एक बड़ी दिक्कत अभी हाथियों के निरंतर अनूपपुर मतलब छत्तीसगढ़ के मरवाही और अनूपपुर वनमंडल में आने का एक महत्वपूर्ण कारण अभी जो एक समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक हसदेव एरिया था, वहाँ पे विगत 7-8 सालों से कॉलोनी खोलने की योजना है, सेंक्शन हुए सब कुछ है। तो वहाँ पे उनने क्या किया कि हाथियों के समूह के रहने का, हाथियों को वो एरिया एक रहवास, बड़े हाथियों के समूह का एक रहवास एरिया था। तो उस एरिया में हाथी ना आए तो उनने खाई चारों तरफ से जो प्रभाव उनका अधिग्रहित एरिया है उसके चारों तरफ उनने एकदम में खाई खोद दिए। खाई खोदने का हाथी वहाँ एंट्री नहीं कर पा रहे, वो हाथी उधर एंट्री ना करके दूसरे दिशा में कटघोरा के केंदई में एंट्री करके वहाँ बड़ा जंगल है तो वहाँ रहवास बना रहे हैं। और उसी में से कुछ हाथी अपना अलग से घूमने भागने के विचरण करने के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, जो छत्तीसगढ़ में मरवाही में आते हैं। मरवाही के बाद अनूपपुर जिले में जतहरी रेंज और कोतमा रेंज में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद वो घूमते घामते आगे चले जाते हैं। ये हाथी के समूह में मतलब काम का बंटवारा होता है, ये कैसे पता चलता है वो आपको? जो अपने एक्सपर्ट लोग हैं, जो जैसे मैं निरंतर 97 से काम करने का जो हाथी बाहुल केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्रा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के लोगों से भी संपर्क है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, चाहे एकदम है जो स्वयं सेवी संस्था है जो ट्रेनिंग का काम करते हैं या हाथियों का निरंतर काम करते आ रहे हैं, तो उनसे सबसे संपर्क, बातचीत, वार्तालाप। और कभी भी कोई समस्या होती है, जैसे कोई नया ग्रुप आया, अपन को नहीं मालूम कि कौन सा ग्रुप है, तो अपन छत्तीसगढ़ में एक हमारे मोहम्मद मंसूर भाई हैं, वो भी एलिफेंट एक्सपर्ट हैं, अपन उनसे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में सेन गुप्ता जी हैं, झारखंड में भी इस तरीके से, तो उनसे बात करते हैं। तो वो पूरी हिस्ट्री उनकी कि इनका क्या स्वभाव होता है, कैसे होता है, हाथी उत्तेजित कब होता है, गुस्से की स्थिति में कब आता है। जैसे हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना हुई, 1 फरवरी को एक हाथी करंट से ख़त्म हुआ, उसका दूसरा साथी जो सुदेव था वो निरंतर 20-22 दिन तक उसके आँख से आंसू नहीं बंद हुए। और जब 22 तारीख को उसको भगा रहे थे, तो भगाने के दौरान एक पगना का एक आदमी भागने के दौरान दूसरी दिशा में खेत की तरफ आ गया और उसको 7:30 बजे के लगभग रात में सूंड से पकड़ के उठा के पटका है। पटकने के बाद लगभग 10-15 मिनट तक उसकी बॉडी में पेट में पैर रख के खड़ा रहा। और उसके बाद दूसरे दिन 23 तारीख को फिर सुबह में जब उस हाथी को जंगल में गोगरी के जंगल में था, उसको थोड़ा सा नज़दीक में जाकर लगभग 100 मीटर दूर से जाकर उसकी आँख में देखे, फोटो के माध्यम से देखे, तो उसके आँख में आंसू नहीं। तो जो जितनी अपन चिंता करते हैं, मनुष्य चिंता करता है, मनुष्य को गुस्सा आता है, पछतावा होता है, और उस तरीके से जान लेंगे। शशि भाई, आप अपनी इस पूरे दौरान दिन भर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वन्य जीवों की घटनाएं होती हैं तो उनके पास जाती हैं। आप अपने पास कौन सी चीज़ें ज़रूर रखते हैं इस मैं दौरान? अपने साथ ब्लेड रखता हूँ, टार्च रखता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ें 2-2 भाग में, एक भाग में डिक्की में और दूसरे भाग में अपने शरीर में जितना आ सकता, झोले में, बैग में, कोई ना कोई जो बहुत आवश्यक चीज़ है। जैसे अब ब्लेड है, गाँव में नहीं मिल सकती, इसका क्या इस्तेमाल, मतलब थोड़ा बताएंगे विस्तार मतलब से? जैसे कि कभी अभी 3-4 दिन पहले ही एक धामन, जिसको गांव में असड़िया बोलते हैं, वो मिला। वो घायल अवस्था में था, किसी कारणवश चाहे पत्थर मारने से किसी से घायल हो गया, तो चोटिल था। तो खबर आई तो अपन लोग गए, पकड़े उसको। पकड़ने के बाद अब उसको ट्रीटमेंट करना है। अब वहाँ गांव में तो तुरंत वेटनरी वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा, उसको फर्स्ट एड देना है। तो हम लोग उसको बाकायदे तो मैं बीटाडीन और बाकी चीज़ें जो कि मैं रखे रहता हूँ, उसको तो मैं रुई से, कपड़े से साफ करके बीटाडीन लगा के थोड़ा सा पट्टी करके अपने पास ले आते हैं। और फिर आने के बाद वेटनरी डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, वो कुछ और सजेस्ट करते हैं, दवाई करते हैं। उसके बाद जब वो स्वस्थ हो जाता है तब हम लोग जंगल में छोड़ते हैं। हाथियों के आने की सूचना पर मेरा अपना ये व्यक्तिगत दायित्व रहता है। मेरी ड्यूटी कोई नहीं लगाता है, न मुझे कोई कहता, लेकिन मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी मानता हूँ। निरंतर 1.5 साल से जब हाथियों का प्रवेश अनूपपुर जिले में हुआ है, चाहे रायन गाँव में हो, चाहे कोतला में हो, चाहे जतेरी में,
मैं स्वयं अपनी मोटरसाइकिल से जाता हूँ और ग्रामीणों को सतर्क करता हूँ। ऐसे लोग जो गांव के बाहर जंगल के किनारे या जंगल में घर बना के झोपड़ी बना के खेत में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के सौजन्य से अंधेला होने के पूर्व उनको बीच बस्ती में ला के रखते हैं, जिससे कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि हाथी सिर्फ खाने की तलाश में घूमेगा, और खाने की तलाश में घर भी फोड़ देता है, खेत भी सुकड़ता है, बाड़ी में भी घुसता है। तो लगभग हम लोग 150 से ज़्यादा ऐसे वृद्ध ग्रामीण या ऐसे जो गांव से बाहर घर बनाए उनको सुरक्षित तरीके से बीच गांव में लाए हैं, जिनसे जान बच चुकी है। पिछले 6 माह के मध्य में लगभग 7-8 ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है कि हाथी के आने के डर से बेहोश या बीमार हो गए, या हाथी ने टच करके उनको घायल किया। ऐसे लोगों को भी रात रात में जग के माननीय कलेक्टर साहब के सौजन्य से और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सौजन्य से उनको सुरक्षित घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था या कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वाहन उनके माध्यम से आदिपुर जतेहरी अस्पतालों में भर्ती किए, तो जो 2-4 दिन रहने के बाद स्वस्थ होकर गए। अभी 2 वर्षों में हमारे अनूपपुर ज़िले में निरंतर हाथियों के प्रवेश से लगभग 5 लोगों की मौतें हुई हैं। वो भी मौतें इस तरीके की हुई हैं कि मैं हाथी को भगा रहा हूँ, आप उधर से भगा रहे हैं, तो हाथी उत्तेजित होकर और हमला किया है, जिससे कि उनकी मौतें हुई, जिनको शासन के नियम निर्देशों के अनुसार उनके परिजनों को पर्याप्त जो शासन का नियम है उसे सहायता राशि दिलाई गई। फॉरेस्ट विभाग ने आपके इस काम को किस तरीके से देखा है? मुझे मध्य प्रदेश शासन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार एक है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2011 में मैंने नामांकन किया था, उसको सैंक्शन करते हुए 2015 में मंडला में प्रोग्राम हुआ था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे सम्मानित किया था। उसमें प्रशस्ति पत्र शील्ड के साथ 50,000 रुपये की सहायता मिली थी। उस 50,000 की सहायता जो मिली थी, उसमें से 10,000 रुपये में कि मेरे अपने व्यक्तिगत उसमें है, 10,000 रुपये में माननीय कलेक्टर साहब को रेड क्रॉस सोसाइटी में अन्य जो हमारे ज़िले के कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सहायता के लिए हो सके इसलिए उनको दिया हूँ। और देने के पीछे का उद्देश्य ये भी है कि मैं स्वयं कलेक्टर साहब से कहीं कोई बीमार है, कहीं किसी को रिफ़र करना है, कहीं कुछ है, तो कलेक्टर साहब से निवेदन कर करके किसी को 2,000 किसी को 3,000 इस तरीके से मैं जो है उनसे सहयोग लेता हूँ कि तो वो तो शासन की अशासकीय संस्था है, उसमें सबका सहयोग होगा तभी बजट रह पाएगा, तो ये करते हैं। और दूसरा, हम लोग 12-15 लोगों का ऐसा समूह है, हम लोग के आपस में कोई कर्मचारी है, कोई किसान है, हम लोग क्या करते हैं, साल 6 महीने में 500-500 रुपये आपस में 500 रुपये आ जाए जिसकी जो स्वेच्छा है इकट्ठा करते हैं। होली के टाइम, दिवाली के टाइम या किसी अन्य अवसर पे अपने जिला मुख्यालय से आसपास के ऐसे लोग गांव के लोग जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनको हम लोग जाके उनके घर में बिना उनको बताए दूसरे स्रोतों से, सरपंचों से, सचिवों से, रोजगार सहायकों से या गांव के अच्छे जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हैं और लगता है कि वास्तविक तौर पर ये सहयोग लायक है, तो हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। जो दैनिक उपयोग की सामग्री है, कपड़े हैं, जूते हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो अपन जाके उनको बगैर कोई ना वो मीडिया में ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो इस तरीके से ये हम लोगों का ये काम हम लोग करते हैं जिससे कि लोगों को लाभ मिलता है। दूसरा, मैं अपने जीवन में अभी तक 7-8 ऐसे मरीज मिले हैं जो गैंग्रीन नामक बीमारी से पीड़ित थे और उनका माननीय कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से सफलतापूर्वक उनका मैं ऑपरेशन कराया हूँ, जिनमें से 4 लोगों की मैं अधिक उम्र होने के कारण मृत्यु हो गई है। 22 ऐसे बच्चे मेरे पास हैं जो बिना माँ बाप के हैं, किसी कारण पिताजी माँ दोनों ख़त्म हो गए या माँ ख़त्म हो गई, पिताजी किसी ट्राइबल इलाका है तो जैसे महिला ख़त्म हो जाती है तो हमारे एक प्रथा है कि आदिवासी महीने 2 महीने के अंदर दूसरी महिला को अपनी पत्नी बना के रख लेता है।
या कि वो दूसरे के साथ चला जाता है। तो ऐसे 22 बच्चे हैं जिनका संरक्षण हम लोग व्यक्तिगत तौर पर करते हैं। हमारे ज़िले में वृद्धाश्रम है, ममता बाल गृह है। ममता बाल गृह एक ऐसा स्थल है शासन का है जहाँ पे ऐसे अनाथ बच्चों को रख कर वो पढ़ाते हैं, उनको अध्यापन कार्य करते हैं। वहाँ भी 3 बच्चे मेरे द्वारा एडमिट कराए हुए हैं। इस तरीके से वृद्धाश्रम है जहाँ 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो या तो घर के सताए हुए हैं या फिर उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको तो मैं वृद्धाश्रम में रखते हैं। और मेरे द्वारा अभी तक 5-7 वृद्धों को उस आश्रम में रखा गया है जो पूरी तरह सकुशल है और स्वस्थ है। अभी बीच में मैं गया था तो उन बुजुर्गों की एक मांग थी कि हम लोग का टाइम पास नहीं होता, टीवी देखते देखते बोर हो जाते हो, तो हम लोग को ढोलक मजीरा अगर मिल जाए कम से कम कुछ अपन रामायण या कुछ कर लें। तो हम लोगों ने आपस में ही जो फिर से जैसे मेरी आदत है कि मैं कहीं कोई चीज़ है तो 4 लोगों से अपन बोल ले तो कोई ना कोई मतलब कोई मना नहीं करता। तो जो जितनी अपन को आवश्यकता है जैसे 12,000 का सामान आना तो आपस में व्यवस्था करके 12,000 की और उस सामान को ले जाके उन वृद्ध जनों को दिए जिसका उपयोग करते हैं। आप जो ये काम कर रहे हैं मतलब वन्य क्षेत्र में, तो आप ये प्रशिक्षण बाकी लोगों को भी दे रहे हैं? जी निश्चित समय समय पर मैं जो अब तो काफ़ी लोग ट्रेनर हो गए हैं, नहीं तो मैं हम लोग 3-4 लोग हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पे कि हाथियों का अचानक आगमन हो जाता है तो वहाँ पे जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को और वहाँ की जनता को जाके हम लोग प्रशिक्षित करते हैं कि यदि हाथी आ जाए तो किस तरीके से बचाव करना है, क्या सावधानी बरतनी है, किस चीज़ को देखना है, हाथी के पीछे नहीं जाना है, हाथी को परेशान नहीं करना है, उत्तेजित नहीं करना है। इस तरीके का प्रशिक्षण जाके देते हैं। दूसरा, मैं निरंतर 7-8 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन के इको पर्यटन बोर्ड की ओर से एक अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको जंगल के बारे में बताना, जंगली जानवरों के बारे में बताना, सड़कों के बारे में बताना, ये सब के लिए मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ और निरंतर 7-8 सालों से वो कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा एक और मैंने निरंतर 10-12 साल से एक चीज़ सीखा है। हमारे चूँकि पूरा विश्व जीव जंतुओं से भरा है और अन्य स्थानों के जैसे अपने अनूपपुर जिले में भी जीव जंतु बहुतायत मात्रा में निकलते हैं जिसमें कि सांपों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई है अपने पूरे ज़िले में, लगभग 12-15 लोग ऐसे हैं जो स्वैच्छिक तौर पर काम करते हैं और हम लोग जो है लोगों के घरों में, आमजनों के घरों में जो खाने की तलाश में, चूहों की तलाश में सांप आ जाते हैं उनको तो मैं ले आके अपन सुरक्षित जाके पकड़ के और सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। सर्प के बारे में जो भ्रांतियां हैं ख़ास तौर से कि सर्प के काटने के बाद में कई तुरंत मौत हो जाती है या इस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, सर्प अगर काटे तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना है? एक बात तो ये अब मैं 12-15 साल से कर रहा हूँ, सर्प कभी भी अपने से दौड़ नहीं काटता है। ये अलग बात है कि मेरे घर में घुसा, मैं चारों तरफ से उसको घेर के रखा हूँ, उसको भागने का मौका नहीं मिला तो किसी न किसी तरीके से वो भागेगा। जब भागता है तो दूसरी तरफ से लोग दौड़ते हैं तो वो और तेज भागता है, जो नज़र में आया उसको काट देता है या कि वो कर देता है। तो अपन को ये लगता है कि सांप हमको दौड़ा के काट रहा है, जबकि सांप कभी दौड़ा के नहीं करता। हाँ, एक परिस्थिति होती है जब नर मादा सहवास की स्थिति में होते हैं और उनके साथ अपन छेड़खानी करते हैं तो उनको गुस्सा आता है तो वो काटते हैं। इस तरीके की 2-3 घटनाएं हुई हैं जिसमें कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर किसी को कोई और क्या इनके जहर से भी मरते हैं या कुछ और भी कारण? जी, एक तो सांप तो या तो अपन कोई काम कर रहे हैं, लकड़ी का ढेर निकाल रहे हैं, घर के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं तो सांप अपनी खाने की तलाश में, चूहा है दूसरी चीज़ की तलाश में, लकड़ियों के ढेर में, कंडों के ढेर में, बांस के बीड़ा में या घर के अंदर सामानों के बीच में बैठा हुआ है, वो हम खाली हाथ डालेंगे बगैर कुछ वो करके तो या तो वो या कि जैसे खेतों में अपन अनाज काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं तो हाथ के इस हिस्से में कोहनी के नीचे काटेगा
और यदि अपन चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, चारे में चल रहे हैं, उसमें सांप भी चल रहा है, अपन नहीं देख पाए और सांप को अपन निकट में हमारे पैर से दब गया है, तब वो अपनी बचत के लिए कि मेरे को कौन संकट में ला रहा है, तब वो काटेगा तो घुटने के नीचे के इस्तेमाल में 99% स्थिति ये होती है। 1% वही करार डंडा करार का है कि वो बिस्तर में यदि है, अपन को वो चाट रहा है और वो वो हुआ दब गया, तो वो शरीर के किसी भी हिस्से में काट सकता है। और इसमें यह है कि यदि किसी के साथ सर्पदंश की कोई स्थिति होती है तो सबसे पहले उसको सोने नहीं दें, बहुत ज़्यादा उसको घबराए नहीं, तो ही काट सांप काट दे, इससे बचिए ना बचिए, मतलब ये मानसिक रूप से उसको ये ना करके ये करे कि अरे हो गया कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा ये। और इसी बीच में फर्स्ट एड में यदि संभव है तो उनमें हल्का हल्का 2-3 जगह बांध दे, एक जगह इस तरीके से बांधे कि हमारी चिंगड़ी घुस जाए, मतलब सबसे लास्ट वाली उंगली घुस जाए, दूसरे में ऐसे बांधे कि आधी उंगली घुसे, तीसरे में ऐसे बांधे कि अपन उसको अंदर घुसेड़ने की कोशिश करें। बहुत कस के नहीं बांधना है। कस कभी कभी क्या है, गांव के लोग यदि अच्छे अच्छे प्रशिक्षित लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए इस हाथ में काटा तो यहाँ पे अच्छा कस के रुमाल यदि रस्सी कोई भी चीज़ बांध देते हैं, उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं होता, और जिस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन रुका है तो ये हिस्सा कट जाता है, मतलब सड़ने लगता है यदि समय पर अपन नहीं पहुँचे, तभी दिक्कत होती है। इसलिए कभी भी किसी को काटे या कहीं भी कोई घटना हो तो उसको फर्स्ट एड जो अभी बताया मैं, इसको करने के बाद जो भी संसाधन है, आजकल गांव में सब जगह मोटरसाइकिल है, ऑटो है, वाहन है, तो किसी न किसी माध्यम से सीधे शासकीय अस्पताल मध्य प्रदेश के साथ अनूपपुर जिले के सभी प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में सर्पों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा, जिसको एंटीवेनम बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा में 12 महीने 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो दूसरा, हमारे जितने भी डॉक्टर साहब लोग हैं, सभी अपने ट्रेनिंग के दौरान सर्पों से पीड़ित लोगों का कैसे उपचार करना है, कितना एंटीवेनम देना है, क्या करना है, कैसे टेस्ट करना है, उनकी जानकारी में है, तो वो मरीज के साथ उस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिससे कि अपन 90% से अधिक सर्पदंश के प्रकरणों में डॉक्टर साहब लोग सफल हो जाते हैं। 5-10% ही ऐसे लोग की मौत हो पाती है जो या तो देर से आते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में सर्प ने पूरे गुस्से के साथ उसको काटा है। जी जी जी। एक अधिकांशतः लोगों की जो हम लोग 12-15 साल से देख रहे हैं, अधिकांशतः लोगों की मौत सर्प के काट देने से कम होती है। सर्प ने काट लिया है, सर्प के जहर से कम होती है, सर्प ने काट लिया है, इस दहशत से अटैक आने के कारण होती है। जी जी अशीम शशि भाई, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई विषधर है, जहरीला सांप है, उसके दंश के बाद लगभग कितना समय रहता है कि उसके उपरांत भी दो अलग अलग परिस्थितियां रहती है कि कभी कभी क्या होता है, सांप सिर्फ अपने बचाव के लिए अटैक करता है, कभी कभी पूरे गुस्से में करता है, नहीं, वो कैसा भी करता है, कभी कभी नॉर्मल में भी करता है। हाँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोशिश ये करे कि आधे घंटे के अंदर फर्स्ट एड जरूर कर ले। संभव यदि है तो फर्स्ट एड करने के बाद जितना भी जल्दी हो सके सांप का काटना, समय पर अस्पताल पहुंचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही समय लगभग कितना अधिकतम आधा घंटा, आधे घंटे में उपचार मिल जाना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट एड यदि आपने कर लिया है हाँ। तो आप 1 घंटे बाद भी जाएंगे अच्छा, तो भी आप, और फर्स्ट एड में बांधना शामिल है, उसके अलावा भी कुछ? वही है, या तो जहाँ काटा है वहाँ पे के अगल बगल थोड़ा सा चीरा लगा के पानी वानी डाल के जितनी ब्लीडिंग बाहर हो सकती है वो करें। उससे ये होगा कि उसका जहर का असर अपने मांसपेशियों, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ऊपर नहीं जाएगी और वो जगह पंचर हो जाएगी। जैसे अपन पानी बांधते हैं, पानी बांध दिए तो वो आगे नहीं जाएगा, और यदि पानी फोड़ दिए तो तेजी से आगे जाएगा। और उसके बाद जो भी संसाधन उपलब्ध हो, हर जगह वो आजकल के 21वीं सदी में मोटरसाइकिल है, ऑटो है, गाड़ियां हैं, तो हर गांव में कुछ न कुछ, हर टोले मोहल्ले में लोगों के पास है। और आज भी अपने यहाँ मैं तो देखता हूँ गांव में भी, शहर में भी, कहीं कोई भी सांप अकेले नहीं, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई बात होती है तो लोग सहयोग करके पीड़ित व्यक्ति को
हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। शशि भाई, एक चीज़ और कि आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं, सांपों पर किस तरह का या वन्य जीव पर और किस तरह के खतरे हैं? एक तो जंगल खत्म हो रहे हैं, वो एक खतरा है, और किस तरह के खतरे आप देखते हैं? एक तो कदम विभिन्न माध्यमों से हमारे जेब में सपोज करिए कि हमारे आज दिन भर की आय 300 रुपये है। यदि हम 300 रुपये को तरीके से खर्च करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, और यदि उसको हम एक झटके में खर्च कर देंगे तो अपनी जेब खाली हो जाएगी। इसी तरीके से है जंगल। अपने भारत के एक बहुत छोटे से हिस्से में ही जंगल है, और वो जंगल भी विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न कारणों से दिन पे दिन कम होता जा रहा है। न जंगल में औषधि पेड़ बच रहे हैं, न ही जंगल में जो जंगल के प्राकृतिक फल है वो बच रहे हैं, न ही इमारती लकड़ियाँ बच रही हैं, न भूमि बच रही है। किसी न किसी माध्यम से लोग आज हम पेड़ को गिराने की कोशिश करते हैं, या किसी न किसी माध्यम से खेत या कुछ चीज़ बना लेते हैं, तो जंगल तो धीरे धीरे बहुत उससे कम हो रहा है। और जिस तरीके से मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, उसी तरीके से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के संरक्षण के कारण कि कोई भी जंगली जानवर पर अटैक नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, और उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी, बाकी लोग भी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण कि शिकार की घटनाएं अब पहले की अपेक्षा ना के बराबर होती हैं। और मनुष्य की तरह वन्य प्राणियों की भी संख्या बढ़ रही है, और घटते जंगल, जंगल की जमीन के कारण ही एक बड़ा कारण है। जंगल के अंदर खाने की सामग्री नहीं बची, पीने के पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं, इसलिए ही जंगली जानवर ऐसे स्थलों में जहाँ पे उनको खाना मिल सकता है वहाँ जाते हैं, और जो है हर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई गांव बसा हुआ है, वहाँ पे आ जाते हैं। और ये ग्रामीण जीवन में वन्य जीवों का आना दोनों के लिए खतरनाक तो है ही, इसमें शासन प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका क्या हो सकती है इसे कम करने में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, NGOs, हम जैसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग, गांव के जनप्रतिनिधि, गांव के जागरूक लोग, यदि कहीं कोई जानवर वन्य प्राणी आ जाता है तो उसको उस पर नज़र बनाए रखते हुए डिपार्टमेंट को खबर करके हम लोग पहुँचते हैं, जितना भी उस पर नज़र हो सके उसको सुरक्षित जगह में भेजने का प्रयास करते हैं। इसके कारण से कम दुर्घटनाएं ही हो पाती हैं। शिकार की संभावना अब ना के बराबर है, यदा कदा ही कभी कभी इस तरीके से चीज़ें आती हैं, और जिसके कारण से वन्य प्राणी भी अपनी तरह बचा रहता है, हमारी पब्लिक भी अपनी तरह बची रहती है। जैसे आप कभी सांप पकड़ते हैं, काट लेते हैं, तो उसमें नहीं, उसका भी तरीका है। देखिए, कोई भी काम, चाहे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, चाहे बिजली का काम कर रहे हो, चाहे कभी ट्रक चला रहे हो, या मशीनरी कोई काम कर रहे हो, यदि हम थोड़ी भी दुर्घटना, मतलब थोड़ी भी असावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना होगी। चाहे वो सांप पकड़ने में हो, बिजली का काम करने में हो, मोटरसाइकिल चलाने में हो, गाड़ी चलाने में हो, मशीनरी काम कर, कोई भी काम आप करिए तो जिस समय जब अपन वो काम कर रहे हैं उस समय कोई अपना मस्तिष्क सिर्फ एक जगह, ये काम कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद हम अगले से बात करें। अभी तक हम लोगों ने डॉक्टर साहब लोगों के सौजन्य से जिला अस्पताल में जिले के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पे कि सांप के काटने की जो दवाई है एंटीवेनम, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभी तक में मैं लगभग 200 से 250 ऐसे सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों को, जो सर्पदंश से पीड़ित हुए हैं, सूचना मिलने पर उनको किसी न किसी साधन से अस्पतालों में बुला के भर्ती कराए, डॉक्टर साहब लोगों से बातचीत करके, परिजनों से बातचीत करके, और उनको अपने अस्पताल में भर्ती कराए। वो स्वस्थ होकर तो बढ़िया अपने घर चले गए। कुछ अंधविश्वास अभी भी बाकी जगहों की तरह अपने यहाँ अनूपपुर ज़िले में भी है कि सांप ने काट दिया तो लोग, अब ये स्थिति कम है, सांप ने काट दिया तो लोग एकदम अस्पताल जाने की जगह झड़वाने के लिए देसी उपचार और ये वो में लगे रहते हैं, जिसमें कि जो बिना जहर के सांप हैं। अपने मध्य प्रदेश में भी और अनूपपुर ज़िले में 3 तरह के प्रमुख सांप हैं जो जहरीले हैं।
उसमें है कोबरा, जिसको नाजा 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 भारतीय नाग बोलते हैं। दूसरा है करैत। अपने इस इलाके में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में सर्वाधिक जो मौतें होती हैं वो करैत, डंडा करायल स्थानीय भाषा में बोलते हैं, उसके काटने से होती है। तीसरा है रसल वाइपर, जिसको गांव में जाड़ा जद्दो परलावन बोलते हैं। ये अधिकांशतः ठंडी के टाइम में निकलता है और ये भी कदम चूहे की तलाश में निकलता है, तो उसके काटने से सूजन आती है। इससे मृत्यु दर ना के बराबर है। रसल वाइपर से मृत्यु दर ना के बराबर है। कोबरा के काटने से पीड़ित व्यक्ति जो समय पर अस्पताल आ गया है, तो मेरी अपनी जानकारी की कि समय पर यदि अस्पताल आया तो ऐसा भी मेरे अपनी जानकारी में 10-12 सालों में नहीं है जिनकी मृत्यु हुई हो। हाँ, मृत्यु कुछ लोगों की हुई है, वो देर से झाड़ फूँक के चक्कर में, देसी दवाई के चक्कर में जो टाइम व्यतीत किए हैं और टाइम गुजर जाने के बाद जहर पूरे शरीर में फैल जाने के बाद अस्पताल में आया। उसके बाद भी डॉक्टर लोग पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन अब चूँकि उसमें कुछ करने लायक नहीं होता, तो ऐसी कुछ लोगों की हिम्मत होती है। पिछले साल अपने यहाँ लगभग 21 लोगों, अनूपपुर जिले में 21 लोगों की मौत सर्प काटने से हुई थी और उसमें से 21 में से एक की मौत कोबरा काटने से थी, जो 3 दिन बाद झड़ाई फुकाई करने के बाद जब अत्यंत गंभीर स्थिति में हो गया था, बेहोश स्थिति में था रहा, तब अस्पताल लेके आए थे तो उसकी मौत हुई। एक व्यक्ति ने आपको न उसकी परिजन नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा सांप काटा है, और लेकिन 18-19 लोगों की मौत सिर्फ करैत, जिसको स्थानीय भाषा में डंडा कराया बोलते हैं, उसके काटने से हुई। और एक कहावत भी है कि करैत को मनुष्य का जो पसीना है वो आकर्षित करता है, इसलिए वो जब अपन ऊंचे वाले हिस्से में सोते हैं उसके बाद भी चद्दर का या किसी को कोई हिस्सा नीचे लटका रहता है, उसके माध्यम से वो पलंग में, खाट में, तखत में आ जाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को वो चाटता है। और चाटने के दौरान अपन को गुलगुल लगेगा कि वो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, तो मनुष्य अलटता पलटा और जहाँ भी कदम है उसका जो भी अंग सांप का अंग दबा तो वो तुरंत वो बैठ कर देता है। और ऐसे में ये होता है कि शाम को तो इस व्यक्ति को अपन खबाब की आपने सुनाए हैं, लेकिन सवेरे क्या हुआ, कई बार ये भी नहीं पता चल पाता कि इस मृत्यु का कारण सांप के काटने से, लेकिन कई बार जो है सांप दबा हुआ है वो भी मर गया, व्यक्ति मर गया, तब पहचान होती है कि इसकी मृत्यु सांप होती है। जैसे कि जो हमारा ये अमरकंटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो आप अनूपपुर के जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? अनूपपुर जिले में मेहमान कलाकार के रूप में हाथी आता है। दूसरा, हमारे अनूपपुर जिले का एक अहिरगमा रेंज है, वहाँ पे कभी कभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से और घुंघुटी क्षेत्र से टाइगर आ जाता है। जो आता है हर व्यक्ति अपना एरिया बनाता है, उसी तरीके से जानवर भी अपना एरिया बनाता है। और अपना बांधवगढ़ से छत्तीसगढ़ का अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है, इसके बीच में एक कॉरिडोर है टाइगर का, जो 2-3 साल में एक आध बार चक्कर लगाता है। जो भी आप ये काम कर रहे हैं उसके दौरान आपको किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? मैं नहीं मानता कभी कोई कठिन परिस्थिति, ना मेरे लिए रात में कोई दिक्कत है ना दिन में दिक्कत। मतलब रात में जाग के रुक के, और इतना अच्छा 30-32 सालों में कि गांव में संपर्क अच्छा बन जाने से और सामाजिक उस तरीके से बन जाते हैं, मेरे को कभी कहीं ना सोने की दिक्कत है ना खाने की दिक्कत रहती, नहीं तो मैं जैसे कहीं कोई बात है, मेरे को आपने फ़ोन किया कि फलानी जगह इस तरीके से, तो मैं अपना जो हमारे लोग हैं अपन उनसे बात करके उस चीज़ को कंफर्म करने के बाद फिर तुरंत इस तरह से पहुँचने का प्रयास करते हैं, जिसमें अधिकांशतः सफल रहते हैं। जो हाथी दूसरा एक मैं थोड़ा सा और बताऊँगा, अपने 97 से निरंतर पुलिस की फोटोग्राफी करता हूँ। हमारे ज़िले में ऐसे बहुत सारे लोगों की मौत होती है जिनकी पहचान नहीं हो पाती, तो किसी न किसी माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती है, तो अब तो व्हाट्सएप और इसका माध्यम हो गया, नहीं तो हर तरह के माध्यम से मेरी अपनी व्यक्तिगत कोशिश रहती है कि जो मृतक है उसकी पहचान हो जाए। यदि पहचान हो जाती तो उनके परिजनों को ले जाते हैं, यदि पहचान नहीं होती तो उनको अपन
पुलिस और नगर पालिका और अपने सौजन्य से पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनको दफनाने का काम करते हैं। अभी तक में लगभग 30-40 ऐसे अज्ञात व्यक्ति, महिला पुरुष जिनकी मौत हुई, लेकिन विभिन्न कारणों से हुई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई, उनको पूरे रीति रिवाज के हिसाब से दफनाने का काम किया। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी मौत हो गई और उनके परिजन उनको लेने तक नहीं आए, तो प्रशासन के साथ मिलकर लगभग 17-18 ऐसे व्यक्तियों की डेड बॉडी को हम लोग अंतिम संस्कार कराने का प्रयास किए। ये सफल। शशि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान लाइव इसी तरीके की स्टोरी आप लोगों के सामने लेके आती रहेगी। जिंदाबाद।